माधुरी मेरठ की रहने वाली थी। अभी कुछ ही महीनों पहले उसकी शादी हरिद्वार के रहने वाले महेश के साथ हुई थी। जब से माधुरी की शादी हरिद्वार में हुई थी, भैया वो तो जैसे टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी। क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर कोई भी वहां जाने की ख्वाहिश जताए बिना नहीं रह पाता था। और माधुरी इस सेलिब्रिटी वाले फील को खूब एंजॉय कर रही थी। लगभग हर रोज ही उसके पास किसी न किसी पास या दूर के रिश्तेदार का फोन आ ही जाता। अरे हाँ हाँ बुआ जी, मेरा ससुराल हरिद्वार में ही है। हाँ हाँ, गंगा जी तो समझ लो छत से दिखाई पड़ती है। अरे इतनी सुंदर जगह है कि क्या बताऊँ। इतना अच्छा मौसम रहता है कि मज़ा ही आ जाता है। आप भी आओ ना, हरिद्वार घूमना भी हो जाएगा और मुझसे मिलना भी। अब ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से टिकट कटा के यहाँ चली आइए। ओ बेटा, होटल का खाना पानी ना मुझे सूट नहीं करता, बस इसीलिए इच्छा होते हुए भी कभी कहीं तीरथ नहीं जा पाती। लेकिन सच्ची जब से पता चला है कि तेरा ससुराल हरिद्वार में है, सबसे ज़्यादा खुशी बेटा मुझे ही हुई है। अरे बुआ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपका जब मन करे तब आप बेफिक्र होकर हरिद्वार आइए और जितने दिन आपका मन करे उतने दिन आराम से यहाँ पर रहकर मंदिरों के दर्शन करिए। खूब खुश रहे बेटा, मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई जैसे। मैं तैयारी कर लेती हूँ और आज ही रात को बस में बैठ जाऊँगी। अगले दिन सुबह 4 बजे। महेश जी उठिए ना, देखिए 4 बज गए। अरे तो 4 ही बजे, इतना शोर क्यों मचा रही हो? सुबह के 4 बज रहे हैं। मेरी बुआ जी बस स्टॉप पर पहुंच गई होंगी। अब जाओ ना, जाकर मेरी बुआ को लेकर आओ ना। अरे यार, पिछले 2 महीने में ये चौथी बार है जब तुम्हारे कोई रिश्तेदार यहाँ आ रहे हैं। और अगर तुम्हारी बुआ आ भी रही है तो इतनी सुबह वाली बस से आने की क्या ज़रूरत थी? बस तो पूरा दिन चलती है। इतनी सुबह नींद खराब कर दी तुमने मेरी। महेश जब बुआ जी को लेने के लिए बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि बुआ जी वहां अकेली नहीं थी। बुआ जी के साथ उनका बेटा, बहू और 2 पोते भी थे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अच्छा तुम ये बैग उठाकर गाड़ी में रखो, तब तक हम लोग अंदर बैठ जाते हैं। बुआ की बात सुनकर बेचारा महेश बड़े बड़े 3 बैग उठाकर गाड़ी की डिक्की में डालता है और बाकी सबको गाड़ी में बिठाकर घर पहुंच जाता है। माधुरी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बुआ आने वाली है, लेकिन यहाँ तो बुआ अपना पूरा खानदान लेकर आई हैं। अरे कहने का मतलब क्या है आपका? कोई आ रहा है तो उसे आने से मना कर दूं क्या मैं? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है माधुरी, लेकिन अचानक से 5-5 लोगों के रहने का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता है ना। ऊपर से तुमने पहले से बताया भी नहीं कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाला है। मैं कुछ इंतज़ाम तो कर लेता। अगर आपको मेरे रिश्तेदारों से इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो बता दो, मैं आगे से कभी किसी को यहाँ नहीं बुलाऊंगी। और कहिए तो बुआ जी को भी वापस भेज देती हूँ। भेज दूँ? अरे यार, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझती नहीं हो। खैर छोड़ो, मेहमान आ गए, अब उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। सबकी चाय के बाद। माधुरी बेटा, बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है, तो ऐसा कर बढ़िया से आलू के पराठे बना ले। क्या बुआ जी, अभी तो 5 भी नहीं बजे। आप 1 आध घंटा सो लीजिए ना, अभी तो नाश्ते का टाइम भी नहीं हुआ। अरे बेटा, जब जागो तभी सवेरा और जब सवेरा तभी नाश्ता, इसलिए तो ना अब नाश्ते की तैयारी में लग जा बेटा जल्दी से। भाई माधुरी, जल्दी से भरपेट नाश्ता कराओ बुआ जी को। और हाँ, ऐसा करो, पराठे नहीं, आलू की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ सेक कर लाओ तुम। 8-10 तो मैं ही चट कर दूंगा। ये तूने बढ़िया आइडिया दिया बेटा, ठीक कह रहा है महेश। माधुरी, तू कचौड़ियाँ ही बना ले, और मेरे दोनों पोते तो ऐसे उंगली चाट चाट की कचौड़ी खाते हैं कि क्या बताऊँ। अच्छा ऐसा करना, 15-20 कचौड़ी फालतू सेंक लेना बेटा। अभी नहा धोकर हम लोग घूमने जाएंगे ना, तो बाहर काम आ जाएंगी। और भाई जब अपना घर है यहाँ, तो बाहर का खाना क्यों खाना, ठीक कहा ना? जी जी बुआ जी, बिल्कुल ठीक कहा। माधुरी और उसकी जेठानी रसोई में जाते हैं और सभी के लिए कचौड़ियाँ बनाने लगते हैं। अरे माधुरी, 5 किलो आलू की कचौड़ियाँ चट कर गई है तुम्हारी बुआ जी एंड फैमिली। मेरी तो कचौड़ी बनाते बनाते कमर टेढ़ी हो गई है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ, जब इन्होंने नाश्ते में इतना खा लिया तो लंच डिनर में क्या होगा? मैं समझ रही हूँ भाभी, इतने लोगों का खाना बनाते बनाते आप भी थक गई हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना, मेहमान कोई रोज़ रोज़ तो आते नहीं। बुआ जी भी 1-2 दिन में लौट ही जाएंगी। वो तो ठीक है माधुरी, लेकिन इनकी रुकने का भी तो इंतज़ाम करना होगा ना। अरे भाभी, अभी आप हमारे ख़ानदान को जानती कहाँ हैं।
आप देखना, इंतज़ाम करना ही नहीं पड़ेगा। ज़मीन पर गद्दे लगा देंगे तो सब लोग ज़मीन पर ही सो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, चलो एक चिंता दूर हो गई। कचौड़ी को रास्ते में खाने के लिए पैक कराने के बाद बुआ जी अपने परिवार के साथ हरिद्वार दर्शन के लिए निकल जाती हैं। शाम के 4 बजे। माधुरी बेटा, बड़ी थकान हो गई है, ज़रा बढ़िया सी चाय तो बना ला। और बेटा बड़ी ज़ोर की ना भूख लगी है, तो खाने के लिए कुछ बना दे। इस समय खाना? हाँ बेटा, ऐसा कर, आलू पूरी बना ला, फटाफट बन जाएंगी। अरे यार माधुरी, तुम्हारी बुआ की फरमाइश तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब 4 बजे हम खाना बनाएंगे तो रात का खाना कब बनेगा? रेखा और माधुरी अभी बात कर ही रहे थे कि उनके दरवाजे की बेल बजती है। जी, आप कौन? अरे बेटा, हम मेरठ से आए हैं। माधुरी यहीं रहती है ना? मैं उसकी मम्मी की मौसी की लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, आइए ना, अंदर आइए। तुम्हारी दूर की मौसी आई है, जाओ उनसे मिलाओ। और देखो, उन्हें भी चाय नाश्ता चाहिए हो तो लगे हाथ फिर से चाय चढ़ा दो। लगता है मेरे आ जाओ हरिद्वार घूम जाओ वाले वाक्य को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है सबने। अरे यार, अभी तो बुआ जी गई भी नहीं कि मौसी आ गई। बेचारी माधुरी अपना सर धुनती हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि मौसी और बुआ बैठी सास के साथ बातें कर रही हैं। बहन जी, पहले तो हमारे यहाँ ना बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन आजकल उन पुरानी परंपराओं को निभाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए अब हम लोग ना बेटियों के घर जाकर खा पी तो लेते हैं, लेकिन लौटते समय उन्हें पैसे देकर जाते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भार ना चढ़े। क्या बुआ जी पैसे देकर जाने वाली है? खैर, कहीं होटल में रहती तब भी तो उन्हें खर्च करना ही पड़ता, वही पैसे मुझे देकर जाएंगी तो उसमें उनका कोई नुकसान भी तो नहीं है। बुआ जी और मौसी जी जो पैसे देकर जाएंगी उसमें से आधे पैसे मैं भाभी को दे दूंगी। आखिर उन्होंने भी सबकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेचारी एक टांग पर खड़े होकर काम में लगी हुई है। रात को सबके खाना खाने के बाद बेटा देखिए, फोल्डिंग बेड पर तो मुझसे सोया नहीं जाता। मैं और तेरी मौसी ना तेरे कमरे में सो जाते हैं, और मेरे रवि की तो कमर में दर्द रहता है, वो भी बेटा नीचे नहीं लेट पाएगा। हाँ अच्छा, रवि अपने फैमिली के साथ रेखा के कमरे में सो जाएगा। 1-2 दिन के लिए तुम लोग एडजस्ट कर लेना। रेखा और माधुरी दोनों के कमरों पर बुआ जी के परिवार ने कब्जा कर लिया था। बेचारी रेखा और माधुरी अपने पति के साथ तकिया और चादर लेकर हॉल में आ गई थी। क्या कह रही थी तू? नीचे बिस्तर लगा देंगे और सब लोग उसी में एडजस्ट कर लेंगे। हो गया एडजस्ट? अब अपने घर में हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप चिंता मत करो ना भाभी, 2 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कल तक तो बुआ जी वापस चली ही जाएंगी। मौसी और बुआ को तो जैसे पिकनिक स्पॉट मिल गया था। रोज़ सुबह वो ठूस ठूस कर नाश्ता करने के बाद 8-10 पराठे पैक करवा के घूमने के लिए निकल जाते और फिर वापस आकर एक बार जमकर दावत उड़ाते। 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन ना तो बुआ माधुरी के घर से हिलने का नाम ले रही थी और ना ही मौसी। खाना बनाते बनाते माधुरी और रेखा की हालत एकदम पस्त हो गई थी। महेश जी, अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। बहुत हो गई रिश्तेदारी, अब कैसे भी करके इन्हें यहाँ से वापस भेजो ना। अच्छा, भलाई लेने के लिए सबको अपने घर बुलाओ तुम, और वापस मैं भेज दूँ, ताकि सब यही समझे कि उनके यहाँ आने से मुझे समस्या है। जब मैं तुम्हें समझाता था तब तो तुम मुझे कहती थी अगर रिश्तेदार कुछ दिन के लिए यहाँ आ भी जाएंगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ठीक है ना, अब क्या दिक्कत है, करो रिश्तेदारों की खातिरदारी। अरे थक गई हूँ मैं। अब तो कोई मुझे मेरा एड्रेस भी पूछेगा ना तो मैं उसे ये नहीं कहने वाली कि मैं हरिद्वार में रहती हूँ। पता नहीं कब कौन कहाँ से टपक जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदार होटल का पैसा बचाने के लिए हमारे यहाँ आकर रुक रहे हैं। चलो, देर से ही सही तुम्हारी आंखें तो खुली। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ कि क्या करना है। महेश माधुरी के कान में कुछ समझाता है। कुछ देर बाद, बुआ जी, मौसी, चाहती तो मैं यही थी कि आप लोग अभी कुछ दिन और यहाँ रुके, लेकिन मुझे ना आज ही महेश के गांव के लिए निकलना होगा। गांव में इनकी काकी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो अपना मन छोटा मत करना, हम फिर आ जाएंगी। अभी तेरा गांव जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हम सामान पैक कर लेते हैं, बस तो हमें मिल ही जाएगी। सारे मेहमान सामान पैक करके जाने लगते हैं। देख बेटा, वैसे तो बेटी के घर का खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये पापी पेट तो खाना मांगता ही है ना। चल,
ये रुपए मेरी तरफ से रख ले, समझना बुआ ने अपने खाने का कर्ज उतार दिया। क्या 10 रुपए? हाँ बेटा, यही तो बात है। बड़े बुजुर्ग जो करते हैं उसमें सबकी भलाई छिपी होती है। हमारे यहाँ यही रिवाज है, अमीर हो या गरीब, बेटियों को विदाई में बस 10 रुपया ही देगा, ताकि कोई अपने को छोटापन महसूस ना करने पाए। ये तो बुआ और मौसी ने मेरे साथ मोए मोए कर दिया। 10 रुपए कौन देता है? इससे अच्छा ना देती वही ठीक था। खैर, बड़ी मुश्किलों से पूरे 1 सप्ताह के बाद मेहमान अपने घर की ओर लौट गए थे। रेखा और माधुरी की आंखें खुशी से बस बरसने ही वाली थी कि तभी एक बार फिर उनके दरवाजे पर डिंग डोंग कांपते हाथों से माधुरी दरवाज़ा खोलती है और ये क्या है, दरवाजे के सामने माधुरी की चाची की बहन की मौसी की लड़की खड़ी दिखाई देती है। और फिर इसके आगे की कहानी तो आप जानती ही हैं। काफ़ी समझदार हैं आप। संगम और सनाया दोनों देवरानी जिठानी है। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहती जरूर है, लेकिन एक दूसरे को पटकनी देने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देती। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा से उनके घर का माहौल ऐसा ही था। कुछ समय पहले तक तो घर में भरपूर सुख और शांति थी, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके घर का सुख चैन गायब कर दिया। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। बड़ी बहू सनाया के आने के बाद घर में काम को लेकर किसी तरह की कोई चिकचिक नहीं थी। घर में काम तो बहुत था, लेकिन कोई कंपटीशन नहीं था। जब तक देवरानी नहीं आती तब तक तो जिठानी घर के सारे काम खुशी खुशी संभाल लिया करती हैं। लेकिन मुसीबत तब शुरू होती है जब घर में छोटी बहू आ जाती है, और फिर उसके बाद शुरू होता है काम को लेकर महायुद्ध जिसका कोई अंत ही नहीं है। बड़ी बहू को ससुराल आए 6 साल हो गए थे, और 6 सालों के बाद घर में एक बार फिर से पी 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 शहनाई बजती है। और इस बार देवर प्रशांत की शादी संगम से होती है, और वो भी शुक्ला परिवार की बहू बनकर इस परिवार में शामिल हो जाती है। देखो बहू, अब तुम छोटी बहू बनकर इस घर में आ गई हो। भाई 25 साल तक अपने मायके में खूब आराम किया होगा तुमने, हाँ? लेकिन अब यहाँ आकर अपनी जिठानी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को संभालना होगा। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी मनमुटाव हो। घर में 2 बहुएं हैं और काम की जिम्मेदारी दोनों की ही बराबर बराबर है, इसलिए काम को भी मैं तुम दोनों के बीच में बराबर बांटूंगी, ताकि किसी के भी मन में कोई असमंजस ना रहे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। तो बेटा, नाश्ते के समय थोड़ी जल्दी होती है, इसलिए सुबह का काम तो मिलजुल कर ही निपटा लिया करेंगे। मैं भी मदद कर दूंगी। रात का खाना तुम बना दिया करो और दोपहर को बड़ी बहू बना लिया करेगी। कोई ऐतराज तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं माँ जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप एक बार भाभी से भी पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं बड़ी बहू से बात करती हूँ। छोटी बहू के जाने के बाद बड़ी बहू सास के कमरे में आती है। बड़ी बहू, छोटे को मैंने रात के खाने का काम दिया है और तुम दोपहर का खाना बना लिया करना। सवेरे के नाश्ते के समय तो चंपा आती है, घर की साफ सफाई और नाश्ता चंपा बना देगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए सास विमला ने तो दोनों बहुओं के बीच काम का बराबर बंटवारा कर दिया था। लेकिन वो देवरानी जेठानी ही क्या, जिसे सामने वाली थाली का लड्डू बड़ा नजर ना आए। कहने का मतलब यह है कि बेशक सास के सामने दोनों ने बिना आवाज किए अपना अपना काम ले लिया था, लेकिन मन ही मन दोनों के भीतर यही बात थी कि सासू माँ ने उसे ज्यादा मेहनत का काम दिया है, जबकि दूसरी बहू को कम मेहनत का काम मिला है। एक दिन देवरानी फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। चल यार, फोन रखती हूँ, 6:30 बज गए, डिनर बनाना शुरू करो। तुझे तो पता ही है ना कितना टाइम लगता है पूरे परिवार के लिए खाना बनाने में। रोटियां बनाते बनाते हालत खराब हो जाती है। अरे भाई, अब सबकी किस्मत इतनी आसान नहीं होती ना कि चावल बनाकर खाने का वजन थोड़ा हल्का हो जाए। रात के खाने में तो सबको सिर्फ और सिर्फ रोटियां चाहिए। चावल का नाम ले दो तो सासू माँ की नजरें तिरछी हो जाती हैं। सही कह रही है यार, चावल बना लो ना तो खाने का काम अपने आप आधा हो जाता है। रोटियां बनाना तो मुझे वैसे भी बड़ा बोरिंग काम लगता है। अब बोरिंग लगे या इंटरेस्टिंग, काम तो करना ही है ना। चल मैं रखती हूँ फोन। देवरानी की सहेली से हो रही बातें जिठानी भी सुन रही थी। जैसे देवरानी फोन रखती है, जिठानी गुस्से में तमतमाती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या कहा तुमने? रात का खाना बनाने में तुम्हें ज्यादा मेहनत लगती है? क्यों भाई, दोपहर के समय सब लोग मुंह और पेट पर पट्टी बांध लेते हैं। मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो मैं जादू की छड़ी घुमाकर परी लोग से खाना ले आती हूँ, जो तुम काम का दुखड़ा रो रही थी अपनी सहेली से।
अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये चावल का तीर किस तरफ चला रही थी? ये कहना चाह रही हो ना कि मैं दोपहर में चावल बना लेती हूँ तो मुझे कम रोटियां बनानी पड़ती है, इसलिए मेरा काम आसान है और तुम्हारा काम भारी, ठीक कहा ना? देखिए भाभी, जो बात सच है उसको स्वीकार करने में शर्म कैसी। सच तो यही है ना, दोपहर का खाना बनाना आसान होता है और रात का मुश्किल, क्योंकि रात में सभी रोटी और सब्जी खाते हैं और रोटियां बनाना मुश्किल काम होता है। बड़ी समझदार हो तुम तो। तुम्हें सिर्फ रोटियां और चावल नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा कि मैं सब्जी के साथ दाल भी बनाती हूँ। अरे थोड़ी तो अकल लगाओ, तुम 2 आइटम बनाती हो, मैं 4। मेहनत किसकी ज्यादा हुई? मैं इतने सालों से पूरे घर का काम अकेले कर रही थी, मजाल है जो मैंने कभी काम का रोना रोया हो। और तुम तो अभी इस घर में आई कुछ महीने पहले और अभी से तुम मेरे और अपने काम के बीच में कंपैरिजन करने लगी। और तुम्हें क्या लगता है माँ जी को तुमसे कोई दुश्मनी है क्या कि तुम्हें मुश्किल काम देगी मुझे आसान? देखा जाए तो माँ जी ने मेरे साथ भेदभाव किया है, मुझे दोपहर का खाने का काम दे दिया, जबकि वो जानती थी कि दोपहर में ज्यादा काम होता है। दही हो या लस्सी सब दोपहर में बनाना पड़ता है, रात में काम ही कितना होता है। मेरे पास रात के खाना बनाने का काम होता ना तो मैं 40 मिनट में सब बनाकर रख देती। देवरानी जी काम करने की स्पीड बढ़ाओ, बातों को नहीं। दोनों देवरानी जिठानी में हुई बहस तो खत्म हो गई थी, लेकिन देवरानी की बातों से अब जिठानी पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। अब वो कुछ भी करके देवरानी को सबक सिखाना चाहती थी। देखो देवरानी जी, मैं तो तुम्हें छोटी बहन की तरह प्रेम से रखना चाहती थी, लेकिन इस युद्ध की शुरुआत तुमने की है, अब इसका अंत मुझे ही करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ज्यादा खाना बनाने का मतलब क्या होता है। अगले ही दिन जिठानी फोन करके अपनी मौसी सास से बात करने लगती है। अरे बुआ जी, कितने दिन हो गए, जब से देवर जी की शादी हुई है आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। आपको पता है कल तो छोटी भी कह रही थी, लगता है बुआ जी को मैं पसंद नहीं हूँ, तभी तो जब से मेरी शादी हुई है बुआ जी ने एक भी बार मुझे सेवा का मौका नहीं दिया। बुआ जी अब देखिए ये तो गलत बात है, जितना प्यार मुझे आपसे मिला है छोटी को भी तो मिलना चाहिए ना। उसे कैसे पता चलेगा कि हमारे परिवार में कितना अपनापन है और हम बहुओं को पराया नहीं समझते। अरे बड़ी बहू, ये तूने अच्छी बात कही। मैं खुद ही सोच रही थी काफी दिन हो गए भैया भाभी से नहीं मिली, अब तूने बुला ही लिया है तो ठीक है, कल शाम को ही नवीन के साथ आ जाऊंगी। अगले दिन शाम को बुआ जी अपनी बेटी के साथ घर पधार चुकी थी। अरे बुआ जी, कितना याद किया मैंने आपको, सच में आज आप आ गई हो ना, अब मैं तो खूब बातें करूंगी आपसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो जीजी अब आप आराम करो, मैं जरा बहू को बताऊं खाने में क्या बनाना है। अरे मम्मी जी, सोचना क्या है, बनवा दीजिए बुआ जी का फेवरेट सरसों का साग और मक्के की रोटी। हाँ बेटा, ये ठीक कहा तूने। हाय, इतनी परवाह तो मेरी सगी भाभी को मेरी नहीं है जितनी तू करती है। मेरी पसंद नापसंद हर बात का ख्याल रहता है तुझे। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये छोटी बहू मुझे तेरे मुकाबले की नहीं लगती। अरे भाई, कितनी देर से आई हूँ मैं, मजाल है जो 2 घड़ी आकर बुआ के पास बैठी हो। ऐसी बात नहीं है जीजी, छोटी बहू मन की बुरी नहीं है, बस काम में व्यस्त है जरा। अब वो तो खाना बना चुकी थी छोले चावल, अब मैं उसे क्या कराई हूँ सरसों का साग बनाने के लिए। साग बनाने में तो समय लगेगा ही ना। आप तो ऐसे बोल रही हैं मम्मी जी जैसे बुआ जी के लिए 2 रोटी बनाना भारी पड़ गया हो उसे। बुआ जी, आप अगली बार दिन में आना और मेरे हाथ का भोजन करके जाना, मैं आपको आपकी पसंद का खाना खिलाऊंगी, वो भी खुशी खुशी। समझ में नहीं आ रहा ये बड़ी बहू को हुआ क्या है, क्यों जीजी के साथ बैठकर छोटी को नीचा दिखाने में लगी हुई है। सास छोटी बहू के पास रसोई में जाती है। माँ जी, इतना काम है, कब से मैं अकेले संभाल रही हूँ, अब कहिए ना भाभी से जब कोई मेहमान आए तब तो मदद कर दिया करे। बेटा क्यों बिना बातों से छेड़ रही है, रात के समय मेहमान आए तो जिम्मेदारी तेरी और दिन में आए तो उसकी, बस बात खत्म। सास की बात सुनकर बेचारी छोटी बहू मन मारकर काम में लग जाती है। 1 घंटे बाद, मम्मी जी सब बना दिया है मैंने, अब बहुत थक गई हूँ मैं, आप बुलाइए ना भाभी को। खाना बना नहीं सकती लेकिन खाना लगाने में तो मदद कर सकती है ना। अरे बेटा छोड़ ना उसे, मैं लगवा देती हूँ तेरे साथ खाना। उसे खाना लगाने के लिए कहूंगी ना तो बिना बातें बनाएंगी। बड़ी बहू बुआ जी के साथ बैठकर बातें बनाती रहती है और उधर छोटी बहू और सास विमला मिलकर सबके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। घर में मेहमान आए और खाना बढ़िया ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। 2 तरह की सब्जी, दाल, मीठा, सलाद वगैरह बनाकर बुआ जी के सामने लगाने में अच्छा खासा समय लग गया था। रात को 10:30 बजे छोटी बहू का काम खत्म हुआ तो वो आकर बुआ जी के पास बैठ गई। बुआ जी, मैं तो पूरे टाइम काम में ही बिजी रह गई, आप 2-4 दिन तो रुकेंगी ना।
अरे नहीं बेटा, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने के लिए चली आई थी। अब मेरा चलने का समय है तो तू रुकने के लिए बोल रही है। बुआ जी, अगर मैं भी बैठ जाती तो काम कौन करता? आपकी पसंद का खाना बनाने के लिए किसी को तो रसोई में खड़ा होना ही था ना। कोई बात नहीं, अगली बार आप आएंगी तो मैं आपके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी। कुछ ही देर में बुआ जी अपने घर के लिए निकल गई। ये हुई ना बात, हिंग लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा आ गया। काम करे छोटी और वाह वाही बटोरी मैंने। दोपहर के खाने की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ना। अब मैं छोटी को ऐसा काम में उलझाऊंगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। 2-4 दिन बीते थे कि बड़ी बहू इस बार मौसी जी को फोन लगा देती है। मौसी जी, कितने दिन हो गए, आजकल तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई आप। क्या बात है, कोई नाराजगी है क्या? अरे नहीं बेटा, नाराजगी कैसी, तुम लोग तो मेरे बच्चों की तरह हो। अपने बच्चों से कभी मां नाराज होती है क्या? तो फिर मौसी जी बताइए, कब आ रही है हमसे मिलने? और छोटी को भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, अब इतने प्यार से बुला रही हो तो 1-2 दिन में समय निकाल कर आती हूँ। मौसी जी, आजकल ना मौसम बड़ा खराब हो रखा है। सुबह सुबह ही धूप निकल आती है। शाम के समय ही आइएगा, साथ में डिनर करेंगे ना सब लोग। ठीक है बेटा। बुआ जी को गए 4 दिन ही बीते थे कि छोटी बहू देखती है आज मौसी जी आ गई हैं। बेचारी इनकार तो नहीं कर सकती थी, इसलिए आज मौसी जी की खातिरदारी में जुट जाती है। अरे बेटा, अभी उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, अकेले कितना काम कर पाएगी वो। तुम ऐसा करो, रसोई में जाकर थोड़ी मदद करवा दो उसकी। आम दिनों में तुम अपना अपना काम करती हो वो ठीक है, लेकिन जब कोई मेहमान आ जाए तो एक दूसरे की मदद कर दिया करो। अगर एक दूसरे के सुख दुख में काम। और इन सब में सबसे अजीब बात यह है कि जो भी मेहमान आते हैं वो सब रात के समय ही आते हैं, जिससे सारा काम का बोझ छोटी बहू के ऊपर पड़ जाता है। वो बेचारी संकोच के मारे कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे कि अब रोज रोज की खातिरदारी से वो भी परेशान हो चुकी है। बेटा, समझ में नहीं आ रहा ये मेहमानों ने हमारे घर का रास्ता कहाँ से देख लिया। जिन मेहमानों ने कभी सालों महीनों से आने की सुध नहीं ली थी, देख रही हूँ आजकल वो हर दूसरे हफ्ते आकर टपक रहे। हम तो सच्ची सबकी खातिरदारी करते करते परेशान हो गए। अरे रोज रोज मेहमान किसे अच्छे लगते हैं भला। और सबसे खास बात तो ये है बेटा, जो भी आता है ना रात के समय ही आता है, जिसकी वजह से बेचारी छोटी बहू काम में पिस कर आ गई है। वो भी सोचती होगी पता नहीं कैसे घर में शादी हो गई, जिस दिन से आई है बस खाना ही बना रही है। बिल्कुल सही कह रही हो माँ, रोज रोज मेहमानों की खातिरदारी कर करके परेशान हो गई है वो। रोज कहती है मुझसे, तुम्हारे घर इतने मेहमान आते हैं, ये बात तुमने मुझसे शादी से पहले क्यों नहीं बताई? पता होता तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करती। एक बात बताओ मम्मी, हम तो बिना बुलाए किसी के घर जाते नहीं, ये हमारे घर रिश्तेदार बिना बुलाए कैसे मुंह उठाकर चले आते हैं? वही तो मैं भी सोच रही हूँ बेटा, लगता है बड़ी बहू पर नजर रखनी पड़ेगी। ये बड़ी बहू ही जरूर कुछ न कुछ कांड कर रही है जो हमारी नजर में नहीं आ रहा। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने मेहमान घर में आए और इसे एक कलछी तक ना हिलानी पड़े। दोपहर का समय था। सभी को खाना खिलाने के बाद बड़ी बहू अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। तभी सासू माँ को चाय की तलब लगती है और वो चाय बनाने के लिए कहने के लिए बड़ी बहू के कमरे की तरफ आती है। उसे फोन पर बातें करते देख उसके कदम ठिठक जाते हैं। अरे शुक्ला आंटी, आपको तो हमारे घर का रास्ता भी याद नहीं होगा। अब महीना हो गया आपको जब आप माँ जी से मिलने के लिए आई थी। देखिए माँ जी ना आपको बहुत याद करती हैं। ऐसा करिए ना, आज शाम को ही चली आइए। और हाँ, अब आप आएंगी ना तो आपको सिर्फ चाय नाश्ता कराकर नहीं भेजेंगे, बल्कि खाना खिलाकर ही जाना होगा, ठीक है? ये शुक्लाइन को फोन क्यों मिला रही है? और मैंने कब कहा इससे कि मुझे शुक्लाइन की याद आ रही है? इसका मतलब ये सब बड़ी बहू का ही किया धरा है। मेरा शक बिल्कुल सही था। छोटी बहू को काम में फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र बड़ी बहू रच रही थी। अभी इसके कान खींचती हूँ। सासू माँ छोटी बहू को बुलाती है और फिर दोनों मिलकर बड़ी बहू के कमरे में पहुंच जाते हैं। बड़ी बहू, ये तो मैं समझ गई कि रोज रोज मेहमानों को घर पर बुलाने वाली तो ही थी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तूने आखिर किया क्यों? माँ जी, इसलिए किया ताकि आपकी लाडली छोटी बहू को काम का असली मतलब समझ में आए। आपने अपनी मर्जी से काम का बंटवारा कर दिया था, मुझे दोपहर का खाना बनाने को कहा और इसे रात का। आप ही बताइए, मैंने कभी इस बात पर आपत्ति जताई क्या? लेकिन इसे हमेशा यही लगता था कि आपने उसके साथ भेदभाव किया है। मुझे कम काम मिला है और उसे ज्यादा। जब मुझ पर कम काम करने का इल्जाम लगा ही रही थी तो मैंने सोचा अपनी प्यारी देवरानी को ज्यादा काम का असली मतलब समझा ही देती हूँ।
इसलिए मैंने जानबूझकर इसको काम में फंसाने के लिए मेहमानों को घर पर बुलाया, ताकि ये लगी रहे मेहमानों के आओ भगत में और इसे समझ में आए कि इसने क्या गलती की है। मुझे अपनी गलती बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। आपने तो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया था भाभी, लेकिन ये भेदभाव, मन मुटाव पहले मेरे मन में आया था। और मैं मानती हूँ उस दिन अपनी सहेली से बात करते हुए मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। दोपहर के खाने में चाहे जितना समय लगे, चाहे जितने मेहमान घर आ जाए, आपने कभी परेशान होकर माँ जी को ताना नहीं मारा, लेकिन मैंने फिर भी आपके काम को छोटा समझा। अगर ये बात तू समय से समझ जाती तो आज मुझे इस हद तक ना जाना पड़ता। परिवार में सुख शांति से मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर ऐसे ही अपने अपने काम को ज्यादा दिखाने के लिए मन में दरार पैदा करेंगे ना, तो इस घर में भी दरार आ जाएगी। और सुन, घर पर कोई मेहमान आए तो वो दोनों की जिम्मेदारी होती है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से मेहमानों की जिम्मेदारी दोनों मिलकर उठाएंगे। गलत फहमी की दीवार हटते ही दोनों देवरानी जिठानी एक हो गई थी और सास विमला के चेहरे पर सुकून की गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसका घर एक बड़े तूफान को छूकर जो गुजरा था। अनीता अपने 2 बेटे केशव और राघव के साथ खुशी से रहा करती थी और उसने अपने दोनों बेटों की शादी करके दोनों का घर भी बसा दिया था। अब वो हर तरफ से चिंता मुक्त थी। दरअसल जब उसके दोनों बेटे छोटे थे तभी उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसने खुद अपने बेटों को कपड़े सिलकर पाला था। लेकिन उम्र के साथ अब वो बूढ़ी होने लगी थी और उसकी नजरें भी कमजोर होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा, मैं सोच रही हूँ अब कपड़े सिलने का काम बंद कर दूँ। मेरी बूढ़ी आंखों को अब दिखाई नहीं देता और अब मेरे कमज़ोर हाथों से सिलाई फिट भी नहीं बैठ पाती। आए दिन कपड़ों को लेकर शिकायतें आया करती हैं। हाँ माँ, छोड़ दो ना, अब आपको क्या जरूरत है ये कपड़े सिलने की? आपके दोनों बेटे कमा तो रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो अब तुम दोनों आराम करो, थक गए होगे ना, सुबह बात करते हैं आराम से। अनीता ये बोलकर उसके कमरे में चली जाती है और उसके जाते ही राघव की बीवी निशा उससे कहती है, अरे माँ जी को कपड़े सिलने को मना क्यों किया तुमने? घर में 2 पैसा फालतू का आ रहा है, बुरा लग रहा था क्या तुमको? कैसी बात करती हो तुम भी? अब माँ से काम नहीं होता तो कोई बात नहीं ना, उनकी पेंशन तो आ ही रही है जो पिताजी के मरने के बाद माँ को मिलती है। फिर क्या परेशानी है, उससे घर का राशन तो आ ही जाता है। सही कहा, वैसे आपकी ये बात भी सही है। चलिए अब सो जाते हैं। इस तरह निशा और राघव सो जाते हैं। वहीं रसोई में सुबह के समय जब अनीता की दोनों बहुएं काम कर रही थी तब निशा सिमरन को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर सिमरन कहती है, वैसे बात तो ठीक है दीदी, अभी तो माँ जी की पेंशन आ रही है तो माँ जी का बोझ इतना नहीं है, हम इनको इतना तो झेल ही लेंगी। वो दोनों ये बात कर रही थी तभी अनीता हॉल में बैठी केशव को आवाज लगाते हुए कहती है, बेटा केशव, वो मुझे पेंशन ऑफिस ले चलना बेटा, आज मेरी पेंशन आने वाली है, निकाल लेती हूँ। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, चलो हम दोनों आपकी पेंशन लेने चलते हैं। ओहो, तो पेंशन लेने ये माँ के साथ जाएगा और माँ से फालतू यही पैसे ले लेगा? कुछ करना पड़ेगा। अब नहीं माँ, हर बार आप केशव को लेकर जाती हो, इस बार मैं जाऊंगा आपके साथ पेंशन लेने। राघव की इस लालच को अनीता प्यार समझ बैठती है, जिसके बाद वो राघव के साथ पेंशन लेने के लिए जाती है और कुछ घंटों बाद अनीता राघव के साथ उतरा हुआ मुंह लेकर आती है, जिसे देखकर निशा कहती है, क्या हुआ राघव, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक, माँ की पेंशन बंद हो गई। अब उम्र की वजह से माँ के अंगूठे का निशान मैच नहीं कर रहा और माँ को दस्तखत करने आते नहीं। बैंक वाला बोला समय लगेगा। ये बोलकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। पर निशा और सिमरन जब ये सब सुनती है तो उनका मुंह भी लटक जाता है, जिसके बाद वो दोनों देवरानी जिठानी आपस में बात करती हैं। सिमरन, पता नहीं माँ जी की पेंशन अब कब आएगी, आएगी भी या नहीं। मुझे तो लगता है अब हमको माँ जी को बिना पैसों के पालना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ अब उनकी खाना खुराक कम कर देते हैं, क्यों फालतू का पैसा खर्च करना। बात तो तुमने 100% सच कही है। अनीता की दोनों बहुएं आपस में प्लान बना लेती है और अब समय यूं ही गुजरता है। निशा और सिमरन अपनी सास से बहाने बना बना कर घर का काम करवाने लगती है, साथ ही उसके खाने में भी फर्क कर देती है। सब्जी रोटी के नाम पर अनीता को खाने में सूखी रोटी मिलती और कभी कभी तो बासी खाना ही अनीता के नसीब में होता। ऐसे ही दिन बीतते हैं।
अनीता ये सब देख रही थी पर वो खामोश थी। शायद वो देखना चाहती थी कि उसके बेटे कुछ बोलेंगे या नहीं, पर वो दोनों तो खामोश थे। ऐसे ही एक दिन अनीता सबसे कहती है, बच्चों मुझे पेंशन ऑफिस जाना है, तुम लोगों में से कौन मेरे साथ चलेगा? माँ मुझे घर पर काम है, आप केशव को ले जाओ, आज तक तो वही जाता था ना। हाँ तो मैं जाता था, ये ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जाता रहूं, मुझे भी आराम चाहिए। माँ आप दोनों बहू में से किसी को लेकर जाओ ना। अरे ऐसे कैसे? कितने काम पड़े हैं घर के, हम जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? हाँ ना सिमरन? हाँ सही बात है। माँ जी आप खुद क्यों नहीं चली जाती? बेटे और बहू की बात सुनकर अनीता उदास हो जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे राघव से कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तू बस मुझे 50 रुपए दे दे, मैं ऑटो कर लूंगी, बेकार में क्यों किसी को परेशान करना। अरे सासू माँ आपके पैर सलामत है, पैदल जाओ ना, वैसे भी आपको घर जल्दी आकर कौन सा झाड़ू पोछा करना है, आराम से आना शाम तक। सही बात है दीदी। ठीक है, जैसा तुम सब बोलो, चलती हूँ मैं। ये बोलकर अनीता वहाँ से उदास चेहरा लेकर बैंक जाती है और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे उसकी पेंशन मिल जाती है, जिसके बाद पेंशन हाथ में लेकर वो बैंक में खड़ी खुद से कहती है, अब मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, इसलिए मेरे बेटे बहू मेरी फिर से इज्जत करने लगेंगे और मुझे फिर से प्यार करेंगे। वो बेचारे गलत भी तो नहीं है, आखिर पैसा भी तो ज़रूरी है ना। वो इतना बोल रही थी कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और वो औरत उससे कहती है, कब तक खुद को ऐसे तसल्ली दोगी? सब बेटे बहू बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ देते हैं, ये तो तुम्हारी पेंशन है जिसकी वजह से वो तुम्हें रख रहे हैं, वरना तुम उनके लिए मिट्टी की धूल हो। और मेरी बात का यकीन ना आए तो घर जाकर झूठ बोल देना कि पेंशन नहीं आई और फिर तमाशा देखना। आप कौन हैं और आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह वहम में थी। ये तो सरकार का शुक्रिया जो उन्होंने हम जैसों के लिए पेंशन स्कीम रखी है, वरना हमारा कोई मोल नहीं। बहन मैं एक वृद्धाश्रम में रहती हूँ, मतलब ही बच्चों के साथ रहने से अच्छा है तुम भी मेरे साथ ही आकर रहो। ये है उसका कार्ड। औरत कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनीता उसकी बात का यकीन नहीं करती, जिसके बाद वो अपने बेटे बहुओं के लिए कपड़े तोहफे लेकर घर आती है और अपने बेटे बहुओं को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। देखो जी, अगर माँ जी की पेंशन बंद हो गई होगी तो उनको गांव भेज देना या आश्रम छोड़ आना। सही बोल रही है दीदी, इतनी महंगाई है, साथ में बढ़ती उम्र में माँ जी को अब नई नई बीमारियाँ लगेंगी, हमसे उनकी सेवा नहीं होगी। हाँ बस करो तुम सब, माँ की पेंशन बंद हुई तो वो घर से सिलाई का काम भी तो कर सकती है ना, और उसे कमा कर ले आएगी। या वो सिलाई सिखा भी तो सकती है बच्चों को, ये भी अच्छा रहेगा। या यूट्यूब चैनल खुलवा देंगे, आजकल बुजुर्गों का चैनल खूब चलता है। ये सब सुनकर दरवाजे की दहलीज पर तोहफे लिए खड़ी अनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर कहती है, मैंने इनको न जाने कितने नाजों से पाला और बहुओं को बेटी जैसा प्यार दिया, पर आज ये मुझे पालने के लिए तरकीबें बना रहे हैं। मैं बिना काम के इस घर में 2 निवाले नहीं खा सकती, तो ऐसे घर में मेरा क्या काम। ये बोलकर अनीता अपने तोहफे वहीं दरवाजे पर छोड़कर उस अनाथ आश्रम का कार्ड लेकर अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है और फिर उनको कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती। लेकिन अनीता का परिवार ये नहीं जानता कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, जो उनको भी अपने जुल्मों की सज़ा ज़रूर किसी न किसी रूप में देगा। माँ की एक आँख। सरिता के 2 बेटे थे, संजय और विजय। बड़ा बेटा संजय बहुत ही लायक था। वो हर महीने अपनी सारी तनख्वाह सरिता के हाथ में रख देता था, जबकि सरिता का दूसरा बेटा विजय कोई काम नहीं करता था और उसे जुआ खेलने की बुरी लत भी लगी थी। वो हमेशा किसी न किसी बहाने अपनी माँ से पैसे मांग कर ले जाया करता था। दूसरी तरफ सरिता अपने छोटे बेटे विजय को बहुत लाड करती थी। इतना ही नहीं, वो संजय की पत्नी निकिता को भी बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन
संजय, मुझे 20,000 रुपया देना बेटा, कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है माँ, एटीएम से निकाल कर लाता हूँ। उसके बाद संजय एटीएम से पैसे निकालकर सरिता को दे देता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी दिव्या उससे इस बारे में पूछने लगती है। अपने मम्मी जी को पैसे तो दे दिए, लेकिन उनसे पूछा नहीं कि उन्हें क्या काम है। अरे कुछ ज़रूरी काम होगा, तभी तो पैसे मांगे उन्होंने। अगर मैं उनसे सवाल जवाब करूँगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? हाँ, आपकी बात भी सही है, लेकिन फिर भी ना, पैसों के मामले में इंसान को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरी तरफ सरिता सारे पैसे अपने छोटे बेटे विजय को दे देती है। अरे बेटा, अब तो सुधर जा। इस बार भी तू जुए में पैसे हार कर आ गया। आखिर कब तक मैं तेरे भाई और पिता से तेरी बुरी आदतों को छुपाती रहूंगी? इन पैसों से अपना कर्जा चुका दे और दोबारा जुआ खेलने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं माँ, अब मैं जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलूंगा, तुम्हारी कसम। माँ, मैं पूरी तरह सुधर गया हूँ। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा है, लेकिन एक भरोसा तोड़ना मत। हाँ बेटा। लेकिन विजय फिर से सारे पैसों से जुआ खेल लेता है। कुछ दिनों बाद दिव्या के पिताजी उससे मिलने आते हैं। ये ले बेटा, तेरा हार बनकर तैयार हो गया है, अच्छा है ना? हाँ पिताजी, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा है। दिव्या का हार देखकर निकिता को बहुत जलन होती है। इसके पिताजी ने तो इसे इतना अच्छा हार दिया, मेरे पास तो एक भी हार नहीं। कोई बात नहीं, मेरी बेवकूफ़ सास है ना, उसी को पटाकर उससे हार हासिल कर लूँगी। उसके बाद निकिता मुंह लटकाकर अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरे माता पिता गरीब है ना मम्मी जी, इसलिए मुझे कभी कुछ कोई नहीं देता। आज दीदी के पिताजी उससे एक सुंदर हार देकर गए। काश मेरे पिताजी भी पैसे कमाने वाले होते तो मुझे हार के लिए तरसता नहीं पड़ता। अरे अरे रो मत बेटा, मैं भी जिंदा हूँ। तू किस बात के लिए क्यों तरसने लगी है? तो आप मुझे हार खरीद कर दोगी? हाँ, मैं तेरे लिए उस दिव्या के हार से भी अच्छा हार बना कर दूंगी बेटा। लेकिन मम्मी जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे संजय की तनख्वाह बहुत अच्छी है, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे पैसे ले लूंगी, और अगर पैसे कम पड़ेंगे तो तेरे ससुर से ले लूंगी। लेकिन तेरे लिए हार ला कर रहूंगी बस, पर अब रोना नहीं। हाँ बेटा। ये सुनकर निकिता खुश हो जाती है। सच में आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। शादी के बाद ही मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी सगी माँ मेरी माँ नहीं बल्कि आप ही मेरी सगी माँ हो। सच में आप मुझे बेटी की तरह प्यार करती हो मम्मी जी। इस तरह बड़ी बड़ी बातें करके, इमोशनल करके निकिता सरिता से अपना काम निकलवा लेती थी। सरिता भी अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के मोह में अंधी थी। वो हमेशा उन दोनों की बुराइयों को नजरअंदाज कर देती थी। फिर एक दिन कुछ रिश्तेदार सरिता से मिलने आते हैं। अरे वाह सरिता, तेरे घर का डेकोरेशन तो बिल्कुल ही बदल गया। तेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, मेरी छोटी बहू ने ये सारी सजावट की है। और ये बात एकदम झूठ थी। घर की सजावट बड़ी बहू दिव्या ने की थी। तभी संजय आकर वहां बैठी सभी औरतों के पैर छूता है। दूसरी तरफ दिव्या भी एक एक करके सभी औरतों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। बुआ जी, शाम तक आप लोग यहीं रहना, मैं दिव्या को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। शाम को बैठकर हम खूब बातें करेंगे। उसके बाद संजय अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। निकिता और विजय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे निकिता बहू पड़ोस में किसी के यहाँ गई है, और विजय किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। विजय को अभी तक कोई नौकरी मिली या नहीं, या फिर अब भी वो ही आवारा की तरह घूमता फिरता है? ये सुनकर सरिता चिढ़ जाती है। अरे शांति, तेरे जबान में लगाम है कि नहीं? मेरे बेटे के बारे में तू ऐसा क्यों बोल रही है? विजय तो बहुत ही नेक लड़का है, बेचारा दिन रात नौकरी की तलाश में भटकता है, लेकिन अभी तक उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। तू चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन तेरा बड़ा बेटा संजय सबसे ज्यादा लायक है। उसके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, और तेरी बड़ी बहू भी ना बिल्कुल उसी की तरह है। तभी अचानक विजय वहां आ जाता है। वो रिश्तेदारों से कोई बात नहीं करता और अपनी माँ को कमरे में ले जाकर उससे पैसे मांगने लगता है। माँ, मुझे जल्दी से 10,000 रुपये दे दो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे अब तूने क्या कर दिया?
क्या बताऊँ माँ, आज ना मैंने एक दुकान में सुंदर सी साड़ी देखी, सोचा तुम्हारे लिए खरीद लूँगा, लेकिन साड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो पैसे कमाने के लिए मैं जुआ खेलने चला गया। देखते ही देखते मैं अपने पैसे हार गया और मैंने दूसरों से कर्ज ले लिया। अब कर्ज देने वालों ने मुझे धमकी दी है कि अगर 2 घंटे के अंदर मैंने उनके पैसे नहीं दिए तो वो लोग घर पर आकर तमाशा करेंगे माँ। हे भगवान, तू आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करूं? हाँ, बड़ी बहू के कमरे में ज़रूर पैसे होंगे। उसके बाद सरिता विजय के साथ दिव्या के कमरे में चली जाती है। फिर वो अलमारी से पैसे निकालकर विजय को दे देती है। यह आखिरी बार मैं तुझे पैसे दे रही हूँ। अगर दोबारा तूने जुआ खेला तो मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। नहीं नहीं माँ, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, कभी नहीं खेलूंगा। उसके बाद विजय पैसे लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जुआरी और झूठे लोगों की बातों पर यकीन करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, और सरिता भी यही मूर्खता कर रही थी। विजय कभी नहीं सुधरता, यहाँ तक कि अब वो लोगों से ढेर सारा कर्ज लेकर जुआ खेलना शुरू कर देता है। देखते ही देखते विजय के ऊपर बहुत कर्ज चढ़ जाता है। फिर लोगों की कानाफूसी में संजय को ये बात पता चल जाती है। संजय घर आकर सबके सामने विजय को खूब डांट लगाता है। विजय, तू सुधरने वाला है कि नहीं? अब तेरी शादी हो गई है, आखिर तू अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? मुझे लोगों से पता चला कि तूने ढेर सारा कर्ज ले रखा है। देख, मैं तुझे सुधरने का एक मौका दे रहा हूँ, मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूंगा। भाई बस तू सही रास्ते पर आ जा। देवर जी, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जुए के चक्कर में सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि घर के सभी लोगों की किस्मत दांव पर लग जाती है। आप वादा करो कि आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे। आज कर्ज के कारण भरे बाजार में बेइज्जती के साथ साथ मेरी बहुत पिटाई भी हुई है। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना नीचे गिर गया हूँ। मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा भैया, मैं कभी जुआ नहीं करूंगा। तुम अपने ऑफिस में मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला तो मैं मन लगाकर काम करूंगा। और सच में उस दिन के बाद से विजय पूरी तरह सुधर जाता है और दोबारा कभी जुआ नहीं खेलता। दूसरी तरफ संजय अपने भाई को अपनी कंपनी में एक नौकरी भी दिलवा देता है। फिर वक्त के साथ साथ सरिता की आंखें भी खुल जाती है और वो अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगती है।